हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तो आप अर्थ देख रहे हो, ये अर्थ है और इसकी हमने डिफरेंट डिफरेंट इसे जो ये इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है। तो सबसे पहले है इक्वेटर। तो आपको इक्वेटर देखने को मिलेगी, यह है 0 डिग्री। तो ये अर्थ को दो पार्ट में पार्ट में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में तो हम जैसे इंडिया है तो इंडिया इसके नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो आपको ये देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 23.5 लेटीट्यूड पे स्थित है और नॉर्थ नॉर्थ, और ये 23.5 साउथ लेटीट्यूड पे स्थित है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने क्यों लिखा है इसे? इसका इसका इसलिए लिखा क्योंकि जो सन है, जो सन की वर्टिकल रेज आ रही है सन की, वो इसके बियॉन्ड जो है वो वर्टिकल पड़ेंगी ही नहीं। तो ये एक उसकी लिमिट है, उसकी जो हम इसे इसको ट्रॉपिक से बोलते हैं ना, ट्रॉपिक से बोलते हैं ना, उसका मतलब ये होता है टर्न। यानी कि इसके बाद क्या होता है, जब 21 जून हो जाते हैं यहाँ पे वर्टिकल सन है, उसके बाद क्या होगा कि सन जो है वो साउथ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आएंगे यहाँ 66.5 लेटीट्यूड, जो कि है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल सेम चीज देखने को मिलेगी, 66.5 अंटार्कटिक सर्किल साउथ में, अंटार्कटिक सर्किल। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इसके बियॉन्ड क्या होगा कि अगर जैसे अभी हम नदर्न हेमिस्फीयर में तो समर चल रही है अभी 21 मतलब जून के टाइम पे, या जो भी समर चल रही है, तो यहाँ क्या होगा, इसके बियॉन्ड क्या होगा, अंटार्कटिक सर्किल के साउथ में इसके बियॉन्ड सनलाइट पहुंचेगी ही नहीं। इसके बियॉन्ड सनलाइट, और यहाँ क्या होगा, इसके बियॉन्ड सनलाइट जो है वो पहुंचती ही रहेगी, मतलब 6 मंथ तक जो है आपको इसके लाइट ही लाइट रहेगी, मतलब सूरज जो है वो छिपेगा ही नहीं, और यहाँ क्या सूरज उगेगा ही नहीं। तो ये एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जो जैसे सन्स रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड क्या होगा कि वो कभी भी वर्टिकल पूरे साल में वर्टिकल पड़ेंगी ही नहीं। तो हम इसको बोलते हैं तो जो इक्वेटर है उस पे क्या है, उस पे पूरे साल जो है सेम सीजन देखने को मिलेगा, डे और नाइट सेम देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव होते जाएंगे, अगर जैसे भी समर चल रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होगा, जो डेज की लेंथ है ना, जो डेज की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। सोचो अगर कोई एक सिटी है जैसे चेन्नई है, तो चेन्नई की जो डे लेंथ होगी वो कम होगी दिल्ली के कंपैरिजन में, क्योंकि दिल्ली जो है वो नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ में ज़्यादा नॉर्थ में स्थित है। तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। और एक बात और, जैसे लोग होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अंटार्कटिका में जाते हैं दिसंबर में, क्योंकि उनके दिसंबर में क्या हो, समर जब बस आपको ये देखना है कि हमारे यहाँ सीजन नदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है। तो अगर हमारे यहाँ सीजन चल रहा है समर, तो उनके आप अपोजिट कर दो, आप इक्वेटर के नीचे जो भी कैप्रिकॉर्न के पास जो भी कंट्री देखो ना, आप उन्हें लोकेट करो और उन पे देखो। जैसे साउथ अमेरिका की कंट्री है, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, या ऑस्ट्रेलिया है, तो आप इनमें देखोगे अगर आप अभी जाओगे तो आपको वहाँ पे विंटर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो लोग होते हैं वो अंटार्कटिका में क्या जाएंगे, वो दिसंबर में जाएंगे। दिसंबर में तब वहाँ पे पीक समर होती है, दिसंबर में पीक समर, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि यार अंटार्कटिका अंटार्कटिका हमें समर में क्यों जा रहे हैं, बट उसका एक रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पे दिसंबर में समर चलती है। तो जैसे वर्टिकल रेस है, तो वर्टिकल रेस क्या होगी, चाहे वो थोड़ा एरिया कवर करेगी, एरिया कम कवर करेंगी, लेकिन हीट कितनी होगी, इंटेंस हीट होगी, इंटेंस हीट होगी। तो इन एरियाज में क्या होगा, इसलिए मैंने अभी फायर लगाई हुई है, इन एरियाज में ट्रॉपिक्स में आपको इंटेंस हीट देखने को मिलेगी सन की वर्टिकल रेस। लेकिन जो जो ये सलांटिंग रेज होती है, जैसे कि इसके बियॉन्ड पड़ेगी अंटार्कटिक सर्किल या इनके बियॉन्ड टेम्परेट एरियाज में आपको देखने को मिलेगी, वो सलांटिंग होगी। लेकिन क्या होगा, वो एरिया तो कवर ज़्यादा करेंगी, लेकिन क्या होगी, उनकी एनर्जी बहुत कम होगी, उनकी एनर्जी डिफ्यूज्ड होगी और कम हीट करेगी, वो कम हीटिंग देगी, एरिया ज़्यादा कवर करेगी। लेकिन क्या होगा, आप किसी भी आप क्या लेना, टॉर्च मार के देखना किसी भी वॉल पे, तो आपको देखने को मिलेगा जब वो डायरेक्ट वर्टिकल होगी तो वो थोड़ा एरिया कवर करेगी, लेकिन जो उसकी लाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। लेकिन जब वो स्लांटिंग दिखेगी तो एरिया ज़्यादा कवर करेगी, लेकिन क्या होगा, उससे उसकी जो लाइट है वो डिम दिखेगी आपको। तो सेम जो है लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है
इनके बियॉन्ड क्या होता है, जैसे ये आर्कटिक सर्कल है तो क्या होगा कि होराइजन, इसमें क्या होगा कि जैसे भी हम समर में, अभी अभी हम समर में नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में हम 21 जून को समर में है। तो क्या होगा इससे, इसे इसके बियॉन्ड क्या होगा कि 20 जैसे इसके बियॉन्ड क्या होगा कि 24 आवर जो होगा वो सूरज जो है वो छिपेगा ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं होराइजन। होराइजन किसे बोलते हैं, होराइजन मतलब जहाँ पे आपको सन ऐसे ऐसे लग रहा हो कि वो जमीन से मिल रहा हो, लैंड, तो आपको जो एक लाइन सी दिखेगी तो उसको हम बोलते हैं होराइजन, यानी कि इसके नीचे वो छिपी ना। जो आपने ये भी सुना होगा कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन, उसका मतलब यही है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। तो वो नॉर्वे के लिए, नॉर्वे में नहीं होता, जो भी कंट्री होती है आर्कटिक सर्कल के यहाँ पे, वहाँ पे वो हर जगह देखने को मिलेगा। बस वो एक कंट्री फेमस है बट वो हर जगह देखने को मिलेगा। और अभी क्या हो रहा है कि जो अंटार्कटिक, क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्कटिक सर्किल में क्या होगा, अंटार्कटिक सर्किल में कंप्लीटली आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी, उसमें कंप्लीट आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं कि रीजन्स, जैसे इक्वेटोरियल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है। तो सेकेंड, अभी हम देख लेते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, वो कहाँ कहाँ लाइक करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है ना कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा इक्वेटोरियल रीजन है। तो जैसे हमने इक्वेटर देखी थी, हमने इक्वेटर देखी, इक्वेटर जो थी वो 0 डिग्री थी। तो जब हम इसके 23 डिग्री, देखो आपको नॉर्थ और साउथ ध्यान रखना है, तो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ एंड साउथ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। तो इसके बीच में जो एरिया हुए उनको हमने हमने या तो हम उनको इक्वेटोरियल रीजन बोल सकते हैं, या हम उन्हें ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, तो दोनों में से हम एक बोल सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि 23 डिग्री से जो आप 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखोगे, तो दोनों में सेम अप्लाई करना है। 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब हम आते हैं 66 पे, 66.5 नॉर्थ एंड साउथ, 66.5 नॉर्थ एंड साउथ। तो ये आर्कटिक सर्किल है, ये आर्कटिक सर्किल है और ये है अंटार्कटिक सर्किल। तो इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इनमें देखने को मिलेगा टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट रीजन, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं देखने को मिलती, तो वो होते हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, वो एक्चुअल में पार्ट है टेम्परेट का। अब इसके हम इसके बियॉन्ड जाएंगे, तो इसके बियॉन्ड यहाँ एक छोटी सी पतली सी लेयर दिखेगी, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। और नॉर्थ में भी सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन इसके बियॉन्ड जो होंगे वो सारे पोलर एरियाज नॉर्थ, पोलर एरियाज साउथ, पोलर एरियाज साउथ। अब हम देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। वेदर और क्लाइमेट में देखो, वेदर जो होगी वो किसी भी, अभी हम इनके पहले बेसिक इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इनका है क्या सीन। तो जैसे वेदर, वेदर और एंड क्लाइमेट, तो आपको बस कुछ नहीं जानना, आपको जानना है कि इनका बेसिक है क्या। इन इन इनमें होता क्या है, इनमें आपको देखने को मिलेगी हीट, हीट में होना चाहिए। उसके बाद है मॉइस्चर, मॉइस्चर, और उसके बाद क्या है, विंड पैटर्न, विंड पैटर्न, टेम्परेचर। तो क्या होगा कि जैसे वेदर है, वेदर में क्या होगा कि जैसे अगर हमने 1 दिन 2 दिन या
वन वीक में हमने देखा कि इन चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, इनमें आ रहे, हीट में, मॉइस्चर में, विंड पैटर्न में या टेम्परेचर में, इनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उसे हम बोलेंगे वेदर की, यार वेदर खराब है, इस हफ्ते की तो वेदर बहुत ही खराब थी। लेकिन वही चीज़ जब हम देखते हैं एक 30 या 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 30 या 35 में ईयर्स के बाद जो इन चीज़ों में चेंज आना स्टार्ट होता है, हीट में या मॉइस्चर में, विंड पैटर्न में, टेम्परेचर में, इन इंग्रेडिएंट्स यही रहेंगे, बस क्या चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। तो क्लाइमेट और एक क्लाइमेट जो है वो बड़े एरिया पे भी देखने को मिलती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, इसमें टाइम कम होगा और इसमें क्लाइमेट में टाइम ज़्यादा होगा। अभी हम देखते हैं कि कैसे चेंजेस आते हैं किसी भी एरिया की वेदर में। तो जैसे अर्थ, जैसे सन है, जैसे सन ने क्या किया, सन ने हीट किया ओशन, ओशन को हीट कर दिया उसने। तो क्या होगा, उससे उससे हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट होने के बाद जो वाटर था उसने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करी। लेटेंट, देखो टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी आपको, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करी। उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, उससे हुए वाटर वेपर, जो पानी था वो भाप में कन्वर्ट हुआ। सिंपल, जब आप पानी गर्म करते हो तो जो वो भाप में कन्वर्ट होता है उसको हमने बोला वाटर वेपर। अब क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर था जब ये ऊपर उठ के बादल बना तो ये एडियाबैटिक कूलिंग हुई। एडियाबैटिक कूलिंग का क्या मतलब हुआ, मतलब जो जब किसी भी एयर का टेम्परेचर चेंज हो, एडियाबैटिक कूलिंग, और वो बिना किसी, ना तो हमने टेम्परेचर यहाँ का चेंज हुआ, लेकिन ये इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, इसके अपवर्ड मूवमेंट की वजह से इस एयर के पार्सल का जो है टेम्परेचर चेंज हुआ। हमने उसे क्या बोला, एडियाबैटिक कूलिंग। तो क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर थे, ये गैस थी ना, ये गैस थी। और जब ये वाटर वेपर, इन वाटर वेपर जो है बादल बने, तो इसमें क्या हुआ, ये वाटर वेपर वापस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए। वाटर वेपर वापस क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ यहाँ क्या, यहाँ लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई थी। यहाँ हमने क्या देखा था कि यहाँ लेटेंट है हीट एब्जॉर्ब हुई, और यहाँ क्या हुआ, लेटेंट हीट रिलीज हुई। लेटेंट हीट रिलीज हुई। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे कन्वेक्शन देखने को मिलेगा। कंडेंसेशन। हमने इस प्रोसेस को बोला जब वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए, हमने उसे क्या बोला, हमने उसे बोला कंडेंसेशन। और इससे उसमें क्या हुई, लेटेंट हीट रिलीज हुई। लेकिन जब वही वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ लेटेंट हीट रिलीज हो रही थी। ये लिक्विड था और ये था गैस। इसलिए तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जो क्लाइमेट रीजन्स होते हैं उनमें क्या होता है, और हाँ, जो ये हीट होती है इसे ट्रांसफर भी किया जाता है। देखो जो एरियाज होंगे, जो एरियाज होंगे इक्वेटर के पास, वहां आपने देख लिया कि वहां हमने क्या बनाया था, आग का निशान बनाया था। वहां ऑलवेज सरप्लस हीट होगी पूरे साल ही। वहां पे कोई आपको वहां आपको विंटर टेम्परेचर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप कभी विंटर में साउथ में जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, तो वहां आपको जो है कोई गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। वहां पूरे साल जो है टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है वो रीजन। तो आपको इन एरियाज में जो ट्रॉपिक्स है, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, वहाँ हीट क्या देखने को मिलेगी, सरप्लस हीट देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि पूरे साल ही एनर्जी मिल रही है इन एरियाज को, सरप्लस हीट देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम पोलर एरियाज में जाए तो डेफिसिट
एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, डेफिसिट एनर्जी देखने को मिलेगी। तो इसे बैलेंस कैसे किया जाए? तो इसे बैलेंस करने के लिए जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एयर करंट्स होती हैं, तो वो जो जो नॉर्थ, जो मतलब कोल्डर एरिया से वार्मर एरियाज की तरफ पानी ट्रांसफर करती है, और जो होती है, जो वार्म वाटर करंट्स होती है, वो जो है पोलर एरियाज की तरफ वो हीट ट्रांसफर करती है। तो इससे एक हीट बैलेंस ही हो गया। और एक जो होता है वो होता है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कितना हीट ट्रांसफर होगा? एटमॉस्फेयर से जो हीट ट्रांसफर होगा वो ऑलमोस्ट 80% होगा। और जो ओशन से हीट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? जो हमने भी ये करंट से देखा, वो होगा 20%। सो जो ये करंट्स होती हैं, ये जो करंट्स होती हैं, ये किस लिए आपने इनकी जो डायरेक्शन है वो किससे डिसाइड हो? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। सो अब हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वैसे तो वो फैला हुआ है, वैसे तो वो फैला हुआ है 10,000 किलोमीटर तक। तो ये मिक्सचर है, ये गैसेस का मिक्सचर है। तो क्या होगा, ये जो है वो अराउंड 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन इसमें आपको जो चेंजेस देखने को मिलेगा, जो हमारा 50% का एटमॉस्फेयर है वो केवल कितने तक देखने को मिलेगा आपको? 5.6 किलोमीटर तक। और ये इतने, इसलिए ये हमें इतना ज़्यादा, इतने कम एरिया में क्यों देखने को मिला? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या है, जो एटमॉस्फेयर वो अर्थ की तरफ ज़्यादा है। और जो 97% एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक है? केवल 30 किलोमीटर तक। तो आप देख सकते हो कि ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है। और 99% कहाँ तक है? केवल 40 किलोमीटर तक। तो जो हीट ट्रांसफर होती है, उसके काफ़ी सारे, जो हीट ट्रांसफर होती है उसके काफ़ी सारे मीडियम होते हैं हीट ट्रांसफर होने के। तो क्योंकि जो एयर है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का। तो हम पहले 1 मिनट पहले हम देख लेते हैं कि एयर को क्या क्या बोला जाता है। जो एयर होती है, जब वो मोशन में होती है तो हम उसे मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में होगी, हॉरिजॉन्टल, तो हम उसे विंड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मोशन में होगी तो हम उसे विंड बोलेंगे। लेकिन वही एयर जब वर्टिकल मोमेंट में होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे करंट। सो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो हीट है उसे, जो ये हीट है उसे ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से मीडियम होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। हीट क्यों है? क्योंकि हीट क्या है, हीट क्या है? क्योंकि जो एयर है ना वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का। पुअर कंडक्टर यानी कि अगर आप इसे किसी चीज के पास रख दोगे तो ये अपने आप से हीट, मतलब उसे गर्म नहीं कर देगी। तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में होता है कि अगर आपको कोई दो चीज है, तो अगर ये इधर से हीटेड है तो इधर तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि एयर पूरा कंडक्टर है हीट का, तो इसमें इतना कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। लेकिन कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन जो है वर्टिकल मूवमेंट है हीट ट्रांसफर का, वर्टिकल मूवमेंट। तो जो हीट की वजह से क्या होता है कि अगर ये कोई लैंड है और ये बहुत हीट होगी बहुत ज़्यादा, तो जो वर्टिकल करंट्स होगी एयर की, तो वो इस एरिया को यहाँ गर्म कर देगी। और एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हीट ट्रांसफर का। यानी कि अगर एयर है तो वो इस एरिया से चली, या ये कोई गर्म एरिया था, ये कोई वार्म एरिया था, और ये कोई कोल्ड एरिया था, तो हीट इधर से चली, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या हुआ? तो इधर से चली, तो इसने इस हवा ने इस एरिया को ठंडा, इस एरिया को गर्म कर दिया।
तो इसका क्या एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, चिनूक, चिनूक। और इंडिया में जो लू है वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि इंस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है किसी भी एरिया का जहाँ वो पहुंचती है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि अर्थ की जो लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स हैं, उनको हम देखेंगे। अरे यार,